बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई को रैली में। पर आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर जो बच्चों 1 है, इसका आज हम लास्ट चैप्टर करा रहे हैं। ये बच्चों हमारा अंतिम चैप्टर है, यूनिट हमारा 8। आज हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद बच्चों हम इसके मॉडल पेपर रिटन और MCQ दोनों के मॉडल पेपर भी सोल्व करवा देंगे। इसका जो दूसरा पेपर बच्चों, उसकी भी क्लासें हमारी करीब करीब कंप्लीट है, आप जाकर के उसकी भी क्लास आप ले सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर जो 1 है, इसका आज हम लास्ट जो यूनिट है, चैप्टर जो 8 है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। और इसकी मैंने बच्चों जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा। आप जाकर किसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लास आप देख सकते हैं। पेपर बच्चों है, पेपर आपका ये 1 है। इसमें आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस से भी है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका चैप्टर जो 8 है, इसको देख लीजिए क्या इसमें आपको पढ़ना है। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन इसमें आपको करना है, जैसे कि क्षेत्रीय बोली का विकास कब हुआ, क्षेत्रीय बोली का जो साहित्यिक विकास है, उसी के बारे में हमको चर्चा करना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसमें जो भी आपकी इसकी समरी है, ठीक है, यूनिट की जो भी इसमें आपके लिखित वाले क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। सबसे पहले तो हिंदी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जो है बोली जाती है। मतलब जो है हिंदी भाषा बच्चों कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जो है बोली जाती है। इन्हें जो है क्षेत्रीय दृष्टि से निम्नलिखित जो है 5 वर्गों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से? एक पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। इन वर्गों की बोलियां इस प्रकार हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी बच्चों, इसमें बच्चों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली बोली जाती है। वही बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, इसमें नेपाली, कुमाऊनी और जो है गढ़वाली, ये सब बोली जाती है। यहाँ से भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण जो है निम्न ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। जैसे कि इन्होंने इसका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इन्होंने सौरसैनी जो कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये उनकी जो है क्या है आधुनिक भाषाएं हैं। वही मगही की जो अपभ्रंश है जो बच्चों, ये इसमें जो है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इसकी क्या है आधुनिक भाषाएं हैं। वही अर्धमगही, ये बच्चों पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है। और महाराष्ट्री, इससे जो है मराठी इसकी जो कि आधुनिक भाषा है। फिर लास्ट में बराचड़, पैसाची जो कि सिंधु, लहदा, पंजाबी, इसकी जो है आधुनिक भाषाएं हैं। इसका वर्गीकरण जो है भोलानाथ तिवारी ने दिया। फिर यहाँ से डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार जो है प्रस्तुत किया है। जैसे कि यहाँ से हिंदी वर्ग, हिंदीतर, हिंदी वर्ग, इसको इस तरह से बांटा है। इसमें बच्चों हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी क्या है हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन्होंने कहा है। वही तो हिंदीतर हिंदी वर्ग की भाषाओं में बात करें तो उत्तरी, जिसमें नेपाली, पश्चिमी हिंदी जिसमें पंजाबी, सिंधु, गुजराती, दक्षिणी हिंदी में सिंघली, मराठ और पूर्वी हिंदी में आपके उड़िया, बंगला, असमिया, ये भाषाओं का जो है उल्लेख किया है। फिर यहाँ से वस्तुतः हिंदी का विकास अपभ्रंशवाद के आधार पर हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी जो है कहा है। मतलब जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, प्रवर्ती जो अपभ्रंश है उसी को पुरानी हिंदी इन्होंने कहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हुआ है। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव यहाँ से समझ लीजिए। जैसे कि अपभ्रंश तो सौरसैनी से जो उपभाषाएं बनी हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, और जो है मगधी से इसमें बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी इसमें बनी है। फिर है अर्धमगही से, इसमें पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इससे इसकी उपभाषाएं हैं। महाराष्ट्री से मराठी बनी हैं। और जो है बराचड़ से सिंधु, और जो है पैसाची से लहदा, पंजाबी, और जो है खस से पहाड़ी,
इनकी जो है उपभाषाएं हैं। और भी यहाँ से काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय एवं विकास की बात करें बच्चों तो अर्ध मगही अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बच्चों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की गणना की जाती है। और पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्व प्रमुख लोकप्रिय प्रतिनिधित्व जो है बोली है। अवधी का प्राचीन नाम बच्चों कौशल था, अतः अवधी को कौशली भी जो है कहा जाता है। अवधी की उत्पत्ति बच्चों लगभग भारतीय भाषाओं की तरह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। फिर यहाँ से अवधि के विकास को 3 बच्चों कालों में बांटा गया है। प्रारंभिक काल को जो कि 1400 ईसा पूर्व तक आदिकाल तक चला, फिर है 1400 ईसा से लेकर के 1700 ईस्वी तक जो कि मध्यकाल चला। उसके बाद तीसरा बच्चों 1700 ईस्वी से जो कि आज तक है, जो जिसको माध्यमिक काल कहते हैं। फिर अवधि के दम क्षेत्र की बात करें बच्चों तो अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है, जैसे कि फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बलरामपुर, श्रीवस्ती, गोंडा, बहराइच, बस्ती आदि जिले में जो है अवधी भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बैसवाड़ी, मिर्जापुर, बघौनी अवधी की मुख्य जो है बोलियां हैं। और साहित्यिक दृष्टि से बच्चों अवधी का प्रथम ग्रंथ मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन है। चंदायन दोहा चौपाई की कड़वक शैली में जो है लिखा गया है। और काव्य भाषा के रूप में अवधि 2 इसके रूप मिलते हैं। कौन कौन से? ठेठ अवधि, दूसरा है साहित्यिक अवधि। उसके बाद बच्चों भक्तिकालीन सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा के ढेठ अवधि का प्रयोग मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं साहित्यिक अवधि में हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम नामक ग्रंथों की जो है रचना की है। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये किसके बच्चों ग्रंथ है, तो जयसी जी के ग्रंथ है। उसके बाद जयसी ने बोलचाल की सीधी सादी अवधि का प्रयोग किया है। इसमें तद्भव शब्द सबसे अधिक है। साहित्यिक अवधि के विकास में तुलसीदास का योगदान सर्वोच्च है। तुलसीदास ने भाषा निबंध मति मंजुलम नौती कहकर जो है भाषा को बोली को जो है भाषा का स्थान जो है दिया है। फिर है तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस, भैरवे, रामायण, रामलाल, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैराग्य, संदीपनी आदि कृतियां अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। फिर है नाभादास ने अपने गुरु की प्रेरणा से भक्तिमाल की रचना अवधि में की। और लाल दास की जो कृति है अवध जो कि विलास अवधि का प्रसिद्ध जो है काव्य ग्रंथ है। अब यहाँ से बच्चों और भी लिखा हुआ है, आधुनिक काल में खड़ी बोली के समान अवधी भाषा भी धीरे धीरे जी विकसित हुई। आगे चलकर बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पाढ़ीस, बंशीधर शुक्ल और जो है रमई काका जो है सक्रिय हुए इस क्षेत्र में। छायावाद प्रगतिवाद के संधि काल में पाढ़ीस जी, बंशीधर शुक्ल ने अवधि में जो है प्रचुर साहित्य लिखे। खड़ी बोली के विकास के साथ बच्चों अवधि का विकास अवरुद्ध हो गया। लोक साहित्य भाषा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से अवधि का महत्व आज भी जो है बना हुआ है। अवधि बोली के हम प्रमुख बच्चों हम विशेषताओं की बात करें, ठीक है, जैसे कि अवधि भाषा में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण जो है औ, ठीक है, और औ का उच्चारण बच्चों औ के रूप में जो है होता है। जैसे कि ऐसा को ऐसा कहा जाता है, औरत को औरत कहा जाता है अवधि में, ठीक है। और भी यहाँ से कुछ दिए हुए हैं शब्द। उसके बाद बच्चों अवधि के 2 जो कि परतें इसमें विशिष्ट हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है या और जो है हुआ, ठीक है। यहाँ से और भी देखिएगा अवधि के विशेष जो मूल रूप के अकरांत होते हैं, जैसे कि छोट, बड़, भल, नीक, खोट आदि। तो अवधि के विशिष्ट क्रिया विशेषण निम्नवत हैं, यहाँ से देख लीजिए, जिसमें यहाँ यहाँ ये सब जो है इसकी क्रियाएं हैं। फिर अवधि की कुछ जो है सहायक क्रियाएं भी निम्नवत हैं, जैसे कि वर्तमान काल में आहु, आही और जो है हही, आछ, ये सब जो है इसकी निम्नवत क्रियाएं हैं। और भी यहाँ से है सर्वनाम रूप से भी विशेषता जो है लिए हुए है, ठीक है। सब इसकी क्रियाएं देख लेना है। तो बोलचाल की आधुनिक अवधि
खड़ी बोली से बच्चों प्रभावित है। और मध्यकालीन अवधि में अरबी फारसी के शब्द अधिक जो है प्रयुक्त होने लगते थे। और वही जो है आधुनिक अवधि में अंग्रेजी शब्द भी जो है सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, ये था थोड़ी सी समरी जो कि मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ से इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से बच्चों। भाषा विज्ञानियों ने प्राकृत के कितने जो है प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं? तो 5। उसके बाद है इनमें से कौन सा प्राकृत का भेद बच्चों नहीं है? तो इसमें पाली नहीं है और सभी है। उसके बाद है कि भारतीय आर्य भाषा के मध्य काल की अंतिम अवस्था क्या है बच्चों? तो अभ्रस है। उसके बाद है कि भाषा वैज्ञानिक ने अभ्रस के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो 7 इसके भेद। फिर है कि बाकीदास, चंद्र, बरदाई, गुरु साजी की रचनाएं हैं प्रसिद्ध हैं बच्चों। तो कहोगे राजस्थानी साहित्य के लिए। उसके बाद है कि लहदा का शब्दगत अर्थ क्या होता है? तो पश्चिमी। उसके बाद है कि 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंद की या हिंदुई नाम देने अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन बच्चों किस विद्वान का है? भोलानाथ तिवारी जी का है। फिर है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदुत्व शब्द का मध्य देशी भाषा के लिए। तो यह कथन बच्चों भोलानाथ का है। फिर कि कन्नौजी बोली है, ठीक है, ओकार बहुला है। उसके बाद देखिएगा कौशली तथा जो है बैसवाड़ी शब्द का प्रयोग किस बोली के लिए होता है? तो अवधि के लिए। उसके बाद कि अभ्रस के 3 भेद उपनागर, अभीर, ग्राम्य का उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख बच्चों नामी साधु ने किया है। उसके बाद है कि हिंदी के विकास में अभ्रस का योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। उसके बाद है कि अभ्रस और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट किसने कहा है? तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। उसके बाद है बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बघेली को अवधि की मुख्य बोलियां किसने बच्चों इसको कहा है? तो भोलानाथ तिवारी जी ने। उसके बाद है कि साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से अवधि बोली है तो संपन्न बोली है। अवधि बोली के विकास को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तो 3 भागों में इसको। उसके बाद है कि अवधि बोली को कौशली नाम से भी जानते हैं क्योंकि अवध का प्राचीन नाम कौशल था। बिल्कुल। फिर है कि कौन सा इसमें का बच्चों कथन असत्य है? तो भोजपुरी बोली पूर्वी हिंदी के सबसे प्रमुख बोली है। नहीं भैया। अगला देखिएगा कि काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुल्ला दाऊद को। इसमें का पहला। फिर है कि साहित्यिक दृष्टि से अवधि का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो चंदायन है। चंदायन बच्चों किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। इसमें का तीसरा। चंदायन की रचना किस शैली में बच्चों? तो दोहा चौपाई की कड़वक शैली में है। उसके बाद है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य में अवधि का कौन सा रूप मिलता है? तो ठेठ अवधि का। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं में अवधि का कौन सा रूप मिलता है बच्चों? तो साहित्यिक अवधि का रूप मिलता है। उसके बाद है कि लोड़ कहा नाम से अवधि का कौन सा ग्रंथ बच्चों जाना जाता है? तो चंदायन। उसके बाद है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि के डॉक्टर रूप साहित्यिक अवधि तथा ठेठ अवधि मिलते हैं। ये कथन बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर है कि मध्यकाल में साहित्यिक अवधि के विकास में किसका स्थान सर्वोच्च है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। फिर है कि भाषा निबंधम मति मंजुला मातनोती, ये कहकर जो है अवधि बोली को किसने भाषा का स्थान किसने जो दिया था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसके बाद है कि रामचरितमानस की भाषा है तो ये बच्चों अवधि है। उसके बाद है कि भक्तिमाल किसकी रचना है? तो नाभादास जी की है। भक्तिमाल की भाषा क्या है? ये भी अवधि है। अवधि के किस कवि का नाम पाड़ीस है? तो बाल भद्र प्रसाद दीक्षित का। उसके बाद है कि अवधि साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मखूब जी। उसके बाद है कि देहाती उपनाम से अवधि बोली का कौन सा कवि जो है चर्चित है? तो दयाशंकर दीक्षित जी है। उसके बाद है कि अवध विलास नामक अवधि बोली में लिखे गए प्रसिद्ध काव्य के लेखक कौन है? तो लालदास जी हैं। फिर है कि रमाई काका नाम से अवधि का कौन सा
कभी जाना जाता है? तो चंद्रभूषण द्विवेदी जी। उसके बाद कि कौन सा सुमेलित बच्चों जो है नहीं है, गलत है, आपको बताना है। तो अनुराग जो है बांसुरी, जो कि शेख नबी के द्वारा, ये जो है गलत है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला देखिएगा कि अवधि का उदय हुआ है, तो अर्थ जो है मगधी से। फिर देखिएगा कि राम काव्य परंपरा की प्रमुख भाषा क्या है? तो अवधि ही है, इसमें का दूसरा है। निम्न में से कौन सा बच्चों काव्य ग्रंथ विशुद्ध अवधि में है जिसमें तत्सम शब्द नगण्य हैं? तो पद्मावत है। फिर है कि रायबरेली उन्नाव के मध्य कौन सी जो है बोली जाती है? तो वैश्यवाड़ी। फिर एक इनमें से जो किस जनपद में अवड़ी बोली नहीं जो है विख्यात है होती है? तो बलिया में। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि अवधी भाषा बच्चों कानपुर, प्रयागराज, उन्नाव। फिर है कि यहाँ के लिए हिया, वहाँ के लिए हुआ शब्द जो किस बोली में प्रयुक्त होता तो कहोगे अवधि में, ऐसा कहा जाता है। फिर है कि कन्नौजी बोली हिंदी के किस भाषा वर्ग में आती है? तो पश्चिमी हिंदी के। उसके बाद है कि विशुद्ध कन्नौजी बोली क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कन्नौजी विशुद्ध बच्चों इटावा, जो कि फर्रुखाबाद में बोली जाती है। फिर निम्न में से जो है किस जनपद में कन्नौजी बोली नहीं बोली जाती है? तो सुल्तानपुर में बच्चों नहीं बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर अवधि बोली जाती है। उसके बाद है कि यह ब्रज के कितने अधिक समीप है? कुछ लोग इसे ब्रज की ही उपबोली मानते हैं। ये कथन बच्चों कन्नौजी का है। फिर एक निम्न में से जो है किस बोली में केवल लोक साहित्य मिलता है? तो लोक साहित्य बच्चों कन्नौजी में। अगला देखिएगा कि निम्न में से जो किस विद्वान ने कन्नौजी को एक अलग बोली के रूप में माना है? तो ग्रेसन महोदय ने। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों असत्य मतलब गलत है? तो कन्नौजी बोली साहित्यिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बोली है? नहीं भैया, सर्वश्रेष्ठ बोली नहीं है। इसमें का चौथा ये गलत है बच्चों, और सभी इसमें के राइट है ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कन्नौजी बोली ब्रज भाषा के अधिक समीप है, बिल्कुल है। इटावा था फर्रुखाबाद में विशुद्ध कन्नौजी क्षेत्र है, बिल्कुल है। कन्नौजी बोली पश्चिमी उपभाषा वर्ग में आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन चौथा इसका ऑप्शन गलत है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन यूनिट आपके 8 के। चैप्टर आपके लास्ट वाले जो चैप्टर था यूनिट आपका 8, चैप्टर आपका 8, ये आज हमारा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे, ठीक है, MCQ का भी और रिटर्न वाला भी। इसका जो सेकंड पेपर है बच्चों उसकी भी क्लास हमारी कंप्लीट है, जाकर के उसकी भी क्लास हम ले सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।